एडिशनल एक्सरसाइजेस का पहला क्वेश्चन 3.14 द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या दे रखी है ये? अर्थ सरफेस की चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो कैसी है? नेगेटिव। ये इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, तो यहाँ अर्थ बना लेते हैं और ये अर्थ की सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा दिया हुआ है -10⁻⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि अर्थ सरफेस पर नेगेटिव चार्ज अर्थ की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कहना चाहते हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलो वोल्ट बिटवीन द टॉप of the atmosphere and the surface results in a current of only 1800 ampere over the entire globe. अब एटमॉस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर, उसके बारे में बोला है कि वहां है वोल्टेज कितना? 400 किलो वोल्ट। तो सरफेस और एटमॉस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट फ्लो होता है। कितना? 1800 एम्पियर का करंट पूरे ग्लोब पर। इफ देयर वेर नो मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच टाइम would be required to neutralize the earth's surface? This never happens in practice because there is a mechanism to replenish electric charges, namely the continual thunderstorms and lightning in different parts of the globe. रेडियस दे रखी है अर्थ की। तो पहली बात तो इन्होंने ये बोली है कि अर्थ की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ये दे रखी है। एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, कैसी वाली? टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, वहाँ पोटेंशियल है 400 किलो वोल्ट, और यहाँ क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी पोटेंशियल होगा कुछ इस अर्थ सरफेस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस है और उस वजह से 1800 एम्पियर का करंट पूरे ग्लोब पर फ्लो हो रहा है। 1800 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1800 कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। और ऐसा बोल रहे हैं कि यदि ये करंट इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है तो न्यूट्रलाइज होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो आसान सा क्वेश्चन है। फिर ये भी बोला है कि ऐसा कभी होता नहीं है, दिस नेवर हैपन्स इन प्रैक्टिस। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि चार्जेस तो हमेशा प्रोड्यूस होते रहते हैं। कंटिन्यूअल थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग की वजह से कॉस्मिक रेज आयोनाइज करती हैं गैसेस को, उसकी वजह से आयंस, चार्ज पार्टिकल्स हमेशा एटमॉस्फेयर में मौजूद रहते हैं, सरफेस पर भी मौजूद रहते हैं। यानी हमेशा ये कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर यदि ऐसा हुआ कि चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ इस करंट की वजह से, तो कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो पहले निकालते हैं कि चार्ज कितना प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर। कैसे आएगा वो? सरफेस पर प्रेजेंट चार्ज सिग्मा हमको पता है, सिग्मा ये दे रखा है। अब सरफेस एरिया का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये यूनिट एरिया पर प्रेजेंट चार्ज है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻⁹ कूलम। ये माइनस साइन यहाँ नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर इंटू अर्थ का सरफेस एरिया। तो रेडियस आर हो यदि, तो सरफेस एरिया कितना होगा? 4π कैपिटल आर स्क्वायर। ये दिया हुआ है रेडियस 6.37 इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर। तो ये हुआ टोटल चार्ज जो न्यूट्रलाइज होना है। अब करंट यहाँ से कितना आ रहा है? 1800 एम्पियर का, मतलब 1800 कूलम पर सेकेंड। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 1800 कूलम, ये भी कूलम में निकल कर आएगा आंसर हमारा, और ये है कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। तो कूलम कूलम कैंसिल होकर यदि इसे 1800 से डिवाइड कर दे तो आंसर हमारा सेकेंड में आ जाएगा। बस इतना सा आपको काम करना है, तो कोई बहुत अच्छा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको
इसका आंसर बतला देता हूँ कि ऐसा सब करने के बाद आपको आंसर मिलेगा कितना। तो इसका आंसर आ रहा है 283.1 सेकेंड, 283.1 सेकेंड। हो सके तो सॉल्व करना, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है, पर कैसे करना है वो ध्यान रखना है आपको कि ये चार्ज प्रेजेंट है सरफेस पर कैपिटल क्यू और किस रेट से वो आ रहा है 1800 कूलम पर सेकेंड से ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस ये आएगा कूलम में, सिग्मा इंटू 4πr² से कूलम में आएगा क्यू, और ये आएगा कूलम पर सेकेंड में, कूलम कैंसल आउट, सेकेंड रेसिप्रोकेट होकर ये आंसर आएगा सेकेंड में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 3.15 पार्ट ए, 6 lead acid type secondary cells each of EMF 2 volt, internal resistance 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? तो 6 lead acid type secondary cells हैं जिनमें हर एक का EMF दे रखा है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है 0.015। तो EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है उन 6 एसिड टाइप सेकेंडरी सेल्स के। तो ये 1 2 3 ऐसा फिगर बनाना नहीं है आपको, मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है। हर एक का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। फॉर्मूला भूल जाते हैं तो ऐसा आपको इमेजिन करना है, इमेज बनाना है दिमाग में, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सब मिलकर एक बैटरी बन जाएगी। कैसी बैटरी बन जाएगी? 6E की। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस सब मिलकर हो जाएंगे 6 स्मॉल r के, क्योंकि सब सीरीज में है। और इनको कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ? तो बताया है कि 8.5 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है या लोड रेजिस्टेंस, उसको ये पावर या एनर्जी या करंट सप्लाई कर रहा है ये सिस्टम। तो ये है वो लोड रेजिस्टेंस 8.5 ओम का। तो मैंने दोबारा यहाँ बना दिया उसे, ये है वो 8.5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस। तो हमको बताना क्या है? हमको बताना है करंट कितना ड्रॉ हुआ, इस सप्लाई से करंट कितना ड्रॉ होगा। ये पहला पार्ट। तो करंट बराबर क्या होगा? नेट EMF, नेट EMF है 6E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल प्लस 6 टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। या तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद आ जाएगा, अभी हमने पढ़ा था SE अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद आ जाए और या फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो 6 इंटू E कितना है वो दे रखा है हमें 2 वोल्ट अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8.5 और यहाँ क्या आएगा 6 टाइम्स 0.015 यानी ये हुआ 12 अपॉन 8.5 प्लस अब यहाँ जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो हर एक का है, ठीक है। 0.015 इंटू 6 तो वो होगा 90 यानी 0.09। ये यहाँ लेकर आप सॉल्व करोगे तब करंट निकल कर आएगा। मैं आपको आंसर बताऊं इसका, तो इसका आंसर है 1.4 एम्पियर, 1.3969 एम्पियर, दैट इज नियरली 1.4 एम्पियर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो फिर ऐसी वैल्यूज नहीं होती डिफिकल्ट, आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। इसलिए फॉर्मूले पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि फॉर्मूला आता कैसे, और भूल जाने पर ऐसी इमेज बनाकर ऐसा फॉर्मूला बना लेना है और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। अब पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं? पहले में और कुछ तो नहीं पूछा, अच्छा टर्मिनल वोल्टेज भी पूछा हुआ है। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए अब ये क्योंकि डिस्चार्जिंग बैटरी है
और डिस्चार्जिंग बैटरी यदि वो है तो टर्मिनल वोल्टेज होगा E माइनस आई स्मॉल आर के बराबर। अब E पता है हमें, E मतलब ये 6E होगा, ये इक्विवेलेंट EMF 6E माइनस आई, और यहां जो आएगा वो होगा R इक्विवेलेंट। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो 6 टाइम्स E, तो 6 इंटू 2 माइनस करंट इज 1.4 एंड R इक्विवेलेंट I स्मॉल r कितना आया, 0.09। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है, मैं बतला देता हूं। या फिर एक काम और किया जा सकता है, एक काम और क्या कर सकते हैं कि 1.4 एम्पियर का करंट यदि फ्लो हो रहा है तो जो ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा वो इधर आएगा। तो ये नहीं भी लगाएं तो सीधे V बराबर क्या करेंगे हम, ये I 1.4 इनटू ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में होंगे और हमको टर्मिनल वोल्टेज ही निकालना है, तो बस इनका मल्टीप्लाई करके भी काम कर सकते हैं। तो ये कितना हुआ, 32 3 11 यानी 11.2 वोल्ट। ये इसका आंसर होगा। ये यहां से भी आएगा, इधर से भी सॉल्व करेंगे तो आएगा ये आसान पड़ेगा। तो इस तरह हमने बता दिया इसका टर्मिनल वोल्टेज। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन EMF 1.9 वोल्ट, ये टर्मिनल वोल्टेज दिया है उसका, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार। तो एक सेकेंडरी सेल है और बहुत देर तक उसको यूज करने के बाद उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना मिल सकता है हमको, ये पार्ट बी में सॉल्व कर रहा हूं। करंट मैक्सिमम कितना मिलेगा हमें, इससे मिल सकता है। तो फिर सोचेंगे उसका EMF कितना है, 1.9, और नीचे क्या आता है, कैपिटल R मतलब लोड प्लस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्योंकि मैक्सिमम करंट की बात हो रही है तो ये कितना कर लेंगे हम, इसको कर लेंगे 0, तो ये बचेगा 1.9 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कितना हो गया 380। इसको डिवाइड कर देते हैं 19 से 2 बार, मतलब 1 बाय कितना हुआ ये 200, 19 से ये 2 बार कैंसिल होकर, तो 1/200 एम्पियर ये मैक्सिमम करंट उससे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये करंट क्या किसी कार की स्टार्टिंग मोटर को ड्राइव करने के काम आ सकता है क्या, नहीं। तो बिगिनिंग में जब कार स्टार्ट करते हैं तो बहुत हेवी करंट वो ड्रॉ करती है मोटर, और वो होता है करीब करीब 100 एम्पियर का। तो हमको तो मैक्सिमम इतना करंट उससे मिल पाएगा, जब इसमें लोड और आ जाएगा तो ये और कम हो जाएगा, यानी इतने से करंट से हम उस कार की मोटर को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी सेल को बहुत देर तक यूज किया जा चुका है, और बहुत देर तक यूज किया है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने से जो मैक्सिमम करंट है वो बहुत कम हो गया, और ये इनसफिशिएंट है उस मोटर को स्टार्ट करने में। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.16, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड द अदर ऑफ कॉपर, हैव द सेम रेजिस्टेंस, which of the two wires is lighter, hence explain why aluminum wires are preferred for overhead power cables। हमको रेजिस्टिविटीज दी हुई हैं एल्यूमिनियम कॉपर की और उनकी रिलेटिव डेंसिटीज दी हुई है। बात हो रही है यहाँ एक एल्यूमिनियम और कॉपर वायर की, जिनके रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ भी इक्वल है। हमको बताना है इन वायर्स में से कौन सा लाइटर होगा। तो ये रिलेटिव डेंसिटीज को देखें आप, एल्यूमिनियम है 2.7 और रिलेटिव डेंसिटी कॉपर की 8.9 है। और रिलेटिव डेंसिटी मतलब होता है वाटर के रिलेटिव उसकी डेंसिटी। तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी कम है तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का वायर लाइटर होगा, और इसीलिए एल्यूमिनियम को प्रिफर करते हैं फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। अब इस क्वेश्चन में इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो मैं लिखता हूं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। R इज इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी रो, फिर लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस फॉर्मूले में से हम निकाल लेते हैं बाहर इसे। रेजिस्टिविटी कितनी लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू होगा RA अपॉन L। और यदि इस फॉर्मूले में
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एल का मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए एल क्या बन जाएगा, ए एल हो जाएगा वॉल्यूम, उस वायर का वॉल्यूम इंटू आर अपॉन एल स्क्वायर, ऐसा होगा। और फिर क्योंकि यहाँ हमें ये बताना है कि कौन सा लाइटर है तो यहाँ हमें मास को इनकारपोरेट करना पड़ेगा। तो डेंसिटी की टर्म्स में इसको लिख दें वॉल्यूम को, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम और इसलिए वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ आएगा आर इंटू एम डेंसिटी इंटू लेंथ स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला बनाने के बाद अब क्योंकि दोनों वायर्स की हमको लेंथ इक्वल दी हुई है और क्या इक्वल है, उनका रेजिस्टेंस भी इक्वल है, तो इस फॉर्मूले में कौन सी क्वांटिटी सेम हो गई, रेजिस्टेंस भी सेम हो गया दोनों वायर्स के लिए और लेंथ भी। और इसमें से आप m को बाहर निकाल लो, m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पहले इसको मैं लिखता हूं रो डी स्क्वायर सॉरी डी एल स्क्वायर अपॉन आर। और इस फॉर्मूले ने हमको ये बताया कि दोनों वायर्स की क्योंकि लेंथ रेट और रेजिस्टेंस बराबर है, यानी एम इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी इनटू डेंसिटी। और अब रेशो ले लेते हैं मास एल्यूमिनियम का उस वायर का अपॉन मास ऑफ कॉपर वायर। क्या लिख सकते हैं यहां से, प्रोपोर्शनलिटी में आप देख रहे हैं दोनों से रेजिस्टिविटी डेंसिटी दोनों से प्रोपोर्शनल है मास, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा रो ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ आएगा रो ऑफ कॉपर और यहाँ आएगा डेंसिटी एल्यूमिनियम की अपॉन डेंसिटी कॉपर की। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर मिल जाएगा। रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की ये दे रखी है 2.63 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, कॉपर की रेजिस्टिविटी दे रखी है 1.72, यानी ये तो ग्रेटर देन 1 आएगा, इंटू 10 टू दी पावर -8, ये हो गया। और अब बात कर लेते हैं डेंसिटी एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का हमको क्या दिया हुआ है, ये रिलेटिव डेंसिटी, तो इसमें वाटर की डेंसिटी का मल्टीप्लाई करने से ये हमको डेंसिटी मिल गई एल्यूमिनियम की। इसी तरह डेंसिटी कॉपर की क्या होगी 8.9 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब ये तो लेस देन ग्रेटर देन 1 है, ये होगा लेस देन 1, पर ओवरऑल इसको आप सॉल्व करोगे तो आने वाला है 0.46 और 0.46 मतलब लेस देन 1। इसका मतलब मास एल्यूमिनियम का कैसा है, एल्यूमिनियम का है कम, किससे, कॉपर से, यानी कौन लाइटर है, एल्यूमिनियम का वायर लाइटर होगा। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से यानी इक्वल लेंथ के दो वायर्स हैं, इक्वल रेजिस्टेंस है, पर एल्यूमिनियम का वायर लाइटर है और इसीलिए इसे प्रिफर करते हैं फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन अ रजिस्टर मेड ऑफ अलॉय मैंगनीज। तो क्या क्या दिया है हमें, तो इस टेबल में आप देख रहे हैं ये है करंट्स, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, फिर ये करंट्स और ये वोल्टेजेस, मतलब टोटल में 12 रीडिंग्स यहां ले रखी हैं करंट की और करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस की। तो इस टेबल से आप आर निकाल सकते हैं, जैसे R1 निकालना है हमें, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में जब उस मैंगनीज जो वायर है उसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया 3.94, तब करंट बह रहा है 0.2, तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए V बाय I करेंगे, तो V1 और यहां आएगा I1, तो कितना आएगा, V कितना है 3.94 डिवाइडेड बाय 0.2, और इसको सॉल्व करने पर यह आने वाला है, मैं आपको बता देता हूं, यह आएगा 19.7 क्या आएगा ये रेजिस्टेंस। और आप इसी तरह हर रीडिंग के लिए ये काम करेंगे, जैसे R2 निकाल रहे होंगे तो R2 के लिए V2 बाय I2 करेंगे। इस तरह ये काम आप जब करेंगे तो हर एक के लिए वैल्यू 19.7 या इसके बहुत पास आएगी, कुछ में वो थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, 7.87, 0.4 डालने पर फिर से ये आया 19.7 या इसके बहुत आसपास, क्लोज बहुत। तो हर इस सेट के लिए
आपको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है 19.7। इसका मतलब उस मैंगनीन का रेजिस्टेंस कैसा हो गया कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस यदि कांस्टेंट हो गया है तो V प्रोपोर्शनल टू I हो गया है, और यही हमारा ओम्स लॉ है। मतलब वो मैंगनीन का वायर ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। द वायर ओबेज ओम्स लॉ बिकॉज V इज प्रोपोर्शनल टू I, या फिर उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। आपको पता है ओम्स लॉ, the physical conditions like temperature, mechanical strain, etc. remains constant, then resistance of a wire is constant. In other words, V is proportional to I. यानी हमें तो यहाँ ये कहना है कि वो मैंगनीन का वायर ओम्स लॉ ओबे कर रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A steady current flow in a metallic conductor of non-uniform cross section. एक मेटालिक कंडक्टर है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब इस तरह का, ऐसा एक कंडक्टर है। विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर? नंबर 1 करंट। क्या करंट कांस्टेंट होगा? तो ये तो प्रॉपर्टी है कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का भी वायर यदि है तो जितना चार्ज किसी गिवन टाइम में अंदर एंटर होगा उतना ही बाहर निकलेगा, ये क्रॉस सेक्शंस चाहे जो हो, मतलब करंट तो होगा कांस्टेंट। हमको बताना है विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। तो करंट तो कांस्टेंट है, पहला तो आंसर ये हुआ कि करंट कांस्टेंट है। फिर करंट डेंसिटी, नंबर 1 करंट, तो करंट मिला हमको कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट। अब सेकंड कौन है? सेकंड है करंट डेंसिटी। तो मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाता हूं, J बराबर क्या होता है I/A, यूनिट एरिया से पास होने वाला करंट। तो करंट भले ही कांस्टेंट है, पर क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो अलग अलग है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यानी J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। जहां पर एरिया कम होगा वहां डेंसिटी, करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी J कांस्टेंट नहीं है, J इज नॉट कांस्टेंट। ये दूसरी क्वांटिटी हुई। फिर किसकी बात हुई है? फिर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप जाएं ओम्स लॉ पर, V बराबर IR, और R को क्या लिख सकते हैं? R को लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए, और इसी को आगे I/A को क्या लिखा जा सकता है? RHS में I/A को लिख दिया हमने J, और L को लाएंगे नीचे, और वोल्ट पर मीटर से आपको याद आया होगा कि ये फील्ड ही होगी। L को इस तरफ लाएंगे जब LHS में, V/L इज इक्वल टू J, और अब क्या बचा था? यहाँ बचा था रो। तो ये है रिलेशन E और J के बीच में, E और J के बीच में। रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो कांस्टेंट रहेगा, यानी E और J कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और J खुद एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया अलग अलग है, J अलग अलग होगा, यानी फील्ड भी अलग अलग होगी। जहां एरिया कम वहां फील्ड ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है। अब बात हो रही है किसकी? ड्रिफ्ट स्पीड की। ड्रिफ्ट स्पीड, तो उसके लिए आप करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन याद लाओ। ऐसा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखी जा सकती है? वो लिख सकते हैं अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I/NE, I इज इक्वल टू NEA भी आना था यहाँ, NEA/VD, तो VD इज इक्वल टू I/NEA, और I/A होता है J, यानी J/NE। अब N ये कांस्टेंट होगा उस वायर के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J। यानी फाइनली इन चारों क्वांटिटीज के लिए ऐसा रिलेशन हम लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू J, J is proportional to VD is proportional to 1/A। और क्योंकि एरिया अलग अलग है तो तीनों क्वांटिटीज अलग अलग होंगी, तो यहां सिर्फ करंट कांस्टेंट होगा, बाकी सब क्वांटिटीज वेरी करेंगे along the length of the wire. Part B is Ohm's law universally applicable for all conducting elements? If not, give examples of elements which do not obey Ohm's law. तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आपने सुनी होंगी, जैसे जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितनी भी हैं, तो वो सब नॉन ओमिक होती हैं, वो ओम्स लॉ ओबे नहीं करती।
ओम्स लॉ ओबे करना मतलब क्या होता है, आर कांस्टेंट होना, वी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, उनको कहते हैं ओमिक रेजिस्टेंसेस। तो हर जो कंडक्टिंग एलिमेंट है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, मेटल्स करते हैं, पर डायोड मतलब सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रांजिस्टर ये हो सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट वो हो सकता है, ये सब नॉन ओमिक है। कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, थर्मिस्टर हो सकता है। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं। फिर पार्ट सी में बोल रहे हैं लो वोल्टेज सप्लाई फॉर विच वन नीड्स हाई करंट्स मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कोई लो वोल्टेज सप्लाई है और हमको हाई करंट्स की जरूरत है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसा होना चाहिए? तो फॉर्मूला यह है करंट का, करंट होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ई कैसा है, बहुत छोटा है, और ई यदि बहुत कम है तो ई यदि बहुत कम है, क्योंकि यहां बोला हुआ है लो वोल्टेज सप्लाई, तो लो वोल्टेज सप्लाई से आपको यदि मैक्सिमम करंट चाहिए तो क्या होना चाहिए, इसको कम होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत कम होना चाहिए। फिर पार्ट डी में बोल रहे हैं हाई टेंशन सप्लाई से 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव अ वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्यों ऐसा? अब एच टी है ये हाई टेंशन मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज, तो फिर से ये ई ये हो गया एच टी मतलब हाई टेंशन, और नीचे क्या आएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो अब आप इसमें स्मॉल आर कैसा कर दे, मस्ट हैव अ वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि ये लोड रेजिस्टेंस कभी कम हो गया, मतलब जैसे शॉर्ट सर्किटिंग हो गया सर्किट का, सर्किट यदि शॉर्ट सर्किटेड हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, और इसके जीरो होने पर यदि ये कम है, ध्यान से आप सुन रहे होंगे, ये तो जीरो हो गया, इसमें भी हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर था। मैक्सिमम करंट कब मिलता है हमको, जब उसे हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, मतलब कैपिटल आर होगा जीरो, तब मैक्सिमम करंट मिलेगा, और करंट यदि ज्यादा चाहिए तो स्मॉल आर को कम होना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। वही बात यहां कह रहे हैं कि आर जीरो हो गया मतलब वो लोड रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तब क्या होगा, इसकी वैल्यू यदि ज्यादा नहीं है तो बहुत हाई वैल्यू का करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो देख रहे हैं आप कि इसके क्या होने पर, बहुत कम होने पर बहुत ह्यूज करंट फ्लो होगा, और ये ह्यूज करंट डेंजरस हो सकता है, शॉक लग सकता है, या फायर वगैरह हो सकता है। तो इस करंट को कंट्रोल करने के लिए इसको हम लार्ज वैल्यू का लेते हैं, वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये 3.19 चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अलॉयज ऑफ मेटल्स यूजुअली हैव greater or less resistivity than that of their constituent metals। तो जैसे अलॉय है नाइक्रोम, तो उसमें 3 मेटल्स होंगी, निकल, क्रोमियम और आयरन, उनकी अपनी कुछ रेजिस्टिविटीज होंगी। तो हमको ये बताना है कि उस नाइक्रोम जो अलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी कंस्टिट्यूएंट मेटल्स से कैसी होती है। तो याद रखना चाहिए, इसमें आंसर होगा ग्रेटर, यानी उस अलॉय की रेजिस्टिविटी कंस्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा होगी। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, अलॉयज यूजुअली हैव मच टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स। तो प्योर मेटल्स से कम होता है इनका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज, तो उसके वायर्स कांस्टेंटन या मैग्निन के बने होते हैं, ताकि टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, तो इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है। फिर आगे बोला है द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैंगनीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। तो याद रखें कि इसका वही अभी मैंने आपसे कहा, क्योंकि अल्फा कम होता है अलॉय इसका, तो टेम्परेचर बदलने पर कोई बहुत ज्यादा नहीं बदलती उसकी रेजिस्टिविटी भी और रेजिस्टेंस भी, यानी इसका आंसर होगा नियरली इंडिपेंडेंट। ये गलत लिखा हुआ है। इसी तरह इसमें आंसर है ग्रेटर, इसमें आंसर है लोअर। फिर पार्ट डी में बोल रहे हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ अ टिपिकल इंसुलेटर, जैसे एम्बर,
इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ मेटल बाई ए फैक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ये याद रखने जैसा है, 10 टू दी पावर 22। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? रेजिस्टिविटी का, किसी इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी मेटल के रिलेटिव किस ऑर्डर की होती है, तो 10 टू दी पावर 22, इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो 3.20 पार्ट ए, गिवन n resistors, each of resistance r, how will you combine them to get number 1 maximum, number 2 minimum effective resistance। तो n रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, हर एक की वैल्यू कितनी है? r, और जब इन रेजिस्टर्स से हमें मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तब उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में कनेक्ट करने पर हमको मिलेगा मैक्सिमम, और वो कितना होगा? तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ रेजिस्टेंसेस के बराबर होता है, तो आर 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 ऐड होगा n बार, तो ये हो जाएगा nr। और जब हमें चाहिए मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट, तो उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो हर एक की वैल्यू है r, ऐसे n रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो इक्विवेलेंट मिलेगा r बाय n। और फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम? अब इसमें से ये है मैक्सिमम मतलब rs और मिनिमम है rp, इसका रेशियो चाहिए, तो rs इज nr एंड दिस इज r बाय n, तो ये n रेसिप्रोकेट होकर ऊपर जाकर n स्क्वायर बन जाएगा, r कैंसिल, यानी रेशियो होगा n स्क्वायर के बराबर। तो इसके आंसर्स हुए। फिर गिवन द रेजिस्टेंसेस 1, 2 एंड 3 ओम, हाउ विल बी combine them to get an equivalent resistance of 11 by 3, 11 by 5, 6 and 6 by 11। तीन रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, इनको हमें पूछ रहे हैं किस तरह कंबाइन करें कि हमें ये मिले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले इस पर ध्यान दें, 6 ओम पर। तो यदि इन तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो हमको मिलता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मतलब इनको सीरीज में लगाने पर ये होगा। तो ऑल इन सीरीज, इनको सीरीज में लगा दिया तो ये रेजिस्टेंस हमको मिला, ये सबसे ज्यादा है। और इसमें सबसे कम कौन सा दिखाई दे रहा है? तो सबसे कम ये है। सबसे कम कब मिलता है? जब वो पैरेलल में होते हैं सब। इसको चेक करते हैं कि यदि इन तीनों रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ये तो आपको आ गया होगा समझ में कि सीरीज में लगाएं इनको, तो 6 ओम मिलता है, मतलब ये हो जाएगा 3। एक आंसर आ गया है, जब इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट मिलेगा कितना? 6 ओम। ये तो हो गया है। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं, पैरेलल में मिनिमम मिलेगा, तो मिनिमम के लिए पैरेलल में इनको कनेक्ट किया। अब मैंने आपको बताया था पैरेलल में जब कनेक्टेड होते हैं तीन, तो हमें इसको ऐसा लिख लेना चाहिए 1 P2 P3, और फिर दो रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में जब होते हैं तो प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी 2/3 होगा ये, 2/3 इन पैरेलल विथ 3। और फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से वैसे ही करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन सम, तो प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट तो हो जाएगा 2/3 इंटू 3, 3 कैंसिल, 2 आएगा नीचे, 2/3 प्लस 3, तो ऊपर है 2, नीचे क्या होगा? 11/3, तो 3 ऊपर जाकर ये हो गया 6/11। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये सबसे कम है, इसका मतलब इन तीनों को पैरेलल में जब कनेक्ट किया होगा तब हमको ये मिला होगा। कि दो तो आंसर्स हो गए इसके, कि जब सबको सीरीज में जोड़ते हैं तो 6 ओम आएगा, सबको पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6/11। अब ये दो और केसेस बचते हैं, 11/3 और 11/5। तो ये आए कैसे होंगे? तो पहले तो ये सॉल्व करना है हमको, इससे समझ में आता है। बाकी ये दोनों इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं, मतलब हो सकता है कि 1 ओम और 2 ओम को सीरीज में कनेक्ट करके, 1-2 ओम को सीरीज में कनेक्ट करके और उसके साथ 3 को इस तरह लगा दिया है पैरेलल में, क्या आंसर आएगा? ये कितना होगा? 3 सीरीज में इसलिए, और 3 के 2 यानी 3/2 है ना, ऐसा तो कोई कनेक्शन नहीं है। ये मिलने के लिए इस तरह कनेक्शन नहीं लगाएंगे, तो ये तो रूल आउट हो गया। अब क्या हो सकता है? अभी हो सकता है कि 1 ओम का रेजिस्टर लिया हमने ऐसा, और 2 और 3 को पैरेलल में लगाया पहले, 2 और 3 को पैरेलल में लगाकर और उसके साथ 1 को सीरीज में लगा दिया है, ये हो सकता है। तो 2 और 3 पैरेलल में, यानी 2 × 3/5
एक बनेगा और उसके साथ 1 सीरीज में, ऐसा होगा इक्विवेलेंट। 6/5 एलसीएम लेंगे तो ये 11/5 ओम हो जाएगा। 11/5 यानी ये, यानी क्या आंसर होगा इसका? 2 and 3 ओम इन पैरेलल विद 1 ओम इन सीरीज, विद 1 ओम इन सीरीज। ये आंसर हो गया इसका। ये हुआ। या फिर क्या, अभी ये कब मिलेगा हमको? तो ये सब हिट एंड ट्रायल है, इसका कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। बस ये बातें हमको पता लग सकती हैं, यदि हम इन तीनों को सीरीज में लगाएंगे तो ये मिलेगा, पैरेलल में लगाएंगे तो ये मिलेगा, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम, ये इंटरमीडिएट है। तो इस तरह से आपको हिट एंड ट्रायल से वो बताना पड़ेगा। अब 11/3 मिलने के लिए, 11/3 मिलने के लिए क्या किया होगा? 1 और 2 को लगाया होगा पैरेलल में और उसके साथ 3 कनेक्ट किया होगा सीरीज में, ये हो सकता है। तो 1 2 का पैरेलल यानी कितना हो जाएगा? 2/3 और उसके साथ ये सीरीज, तो ये हो गया 11/3। तो ये भी आंसर आ गया। यानी जब 1 2 को 1 and 2 ओम इन पैरेलल विद 3 इन सीरीज, तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह आंसर निकालने पड़ेंगे आपको। अब ये पार्ट सी क्या है? डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क्स शोन इन द फिगर बिलो। तो एक फिगर तो ये दिया हुआ है, जिसको साफ तौर पर आप देख रहे होंगे कि ये दोनों 1 ओम के रेजिस्टर्स कैसे हैं? सीरीज में। तो एक कितने का होगा? एक होगा 2 का। और फिर ये दोनों भी कैसे हैं? सीरीज में, यानी 4 होगा। यानी इस स्क्वायर का इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 और 4 पैरेलल में, यानी 2 × 4 अपॉन 6, तो ये आ गया 4/3। यानी इस तरह के एक डब्बे का आंसर 4/3 है। और ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4, वो सब सीरीज में आ जाएंगे। तो इसमें बस 4 का और मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपको फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा 16/3 ओम। ये बात आपको समझ में आई होगी। ये दोनों सीरीज में 2 बना, ये दोनों सीरीज में 4 बना, और 2 और 4 पैरेलल में है। तो 2 × 4 अपॉन 2 + 4, तो 2 से कैंसिल, तो 4/3 आया इस एक का इक्विवेलेंट। और ऐसे कितने हैं? 4। सिमेट्री है क्योंकि सब सीरीज में आ जाएंगे, यानी इसका 4 टाइम्स करना है, 16/3 आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करें। इसमें ये हैं टर्मिनल्स जिनके बीच हमको इक्विवेलेंट चाहिए होगा, मतलब बैटरी इधर कनेक्टेड होती है बिटवीन ए एंड बी, और करंट जो आएगा बैटरी से वो यदि इसमें जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो देखो सभी में सेम करंट फ्लो होगा। यानी दिखने में भले ही पैरेलल में हो पर हैं सब ये सीरीज में। कितने हैं? 1 2 3 4 5 रेजिस्टर्स, हर एक की वैल्यू आर सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना होगा? 5R, सबका एडिशन। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ 3.20। अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी अगला क्वेश्चन 3.21, डिटरमिन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई with internal resistance 0.5 ohm by the infinite network shown in figure below. Each resistor has 1 ohm resistance. तो यह है इनफाइनाइट लेडर नेटवर्क, जिसमें 1 ओम के कई सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है और एक सोर्स लगा रखा है सप्लाई 12 वोल्ट का, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। तो हमको बताना है सोर्स से इस नेटवर्क ने कितना करंट ड्रॉ किया। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले इसमें हम पता करेंगे कि इस नेटवर्क का यूनिट सेल कौन सा है। यूनिट सेल से मतलब उस टेक्नीशियन ने जिसने इसे कंस्ट्रक्ट किया है, उसने क्या किया होगा? उसने ऐसे कई सारे यूनिट सेल्स बना लिए होंगे। यह है 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम। ध्यान से देखें तो ये है वो यूनिट सेल, और ऐसे यूनिट सेल्स कनेक्ट करता हुआ वो चला गया है कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो उसको ये नेटवर्क मिलता है। मैंने इसे छोड़ दिया है, इसे छोड़ दिया है, बाकी ये 1, ये 2, ये 3, ये चौथा, इसी तरह जोड़ता चला गया है इन्फिनिटी तक। तो ये है यूनिट सेल। अब यदि हम मान लें कि इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट,
तो इन सब ने जो रिजल्टेंट दिया है रेजिस्टेंस वो कितना है, आर इक्विवेलेंट। अब यदि उसमें से एक ये पार्ट हटा भी लें तो भी कितना मिलेगा हमको, वो मिलेगा आर इक्विवेलेंट। तो मैंने ये 1 ओम, ये 1 ओम और तीसरा ये 1 ओम का रेजिस्टेंस ये हटा लिया है, तो बचे हुए नेटवर्क का इक्विवेलेंट कितना होगा, वो भी होगा आर इक्विवेलेंट ही। और जब उसे जोड़ देंगे इसके साथ में लाकर तो भी कितना मिलेगा, तो भी कितना मिलेगा, आर इक्विवेलेंट। तो अब इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये और ये कैसे हैं पैरेलल में। आपको और ज्यादा समझना हो तो इसका वीडियो यूट्यूब पर है, वो देख सकते हैं, इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क के नाम से, उसमें और अच्छे से समझाया हुआ है इसे, तो वो देख सकते हैं आप। आर इक्विवेलेंट प्लस 1, तो आर इक्विवेलेंट इंटू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस 1। और जब ये एक बन जाएगा तो ये 1 और ये 1 उसके साथ सीरीज में हो जाएंगे, मतलब प्लस 2 कर दें तो यहां भी हमको मिलेगा आर इक्विवेलेंट। ऐसी इक्वेशन बना लेंगे और अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, आपको मिलेगी एक क्वाड्रेटिक, उससे आपको आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो आर इक्विवेलेंट प्लस 2 आर इक्विवेलेंट प्लस 2, एलसीएम लेने पर आर इक्विवेलेंट प्लस 1 आएगा एलसीएम, फिर 2 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसको क्या बनाएगा, आर स्क्वायर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट। अब ये आर स्क्वायर इक्विवेलेंट, फिर ये आर इक्विवेलेंट है, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस आर इक्विवेलेंट, और इसको भी ले जाएं, अच्छा ये भी है एक आर इक्विवेलेंट, तो ये 3 आर इक्विवेलेंट हुआ, उधर जाकर ये हुआ माइनस 2 आर इक्विवेलेंट, और इसको भी ले जाएं तो माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आर इक्विवेलेंट में एक क्वाड्रेटिक बन गई। तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो आर इक्विवेलेंट बराबर माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac 4ac, ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2a। फॉर्मूला लगा दिया, ये कितना हुआ 8, ये 12, तो 2 प्लस माइनस रूट 12 मतलब कितना होगा 2 रूट 3, 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 भी कॉमन आकर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस माइनस रूट 3, ऐसा हुआ। अब 1 माइनस रूट 3 ऐसा करेंगे तो वो रूट तो लेना नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव स्केलर होता है, तो नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा ना, प्लस वाला लेना है। फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिल गया 1 प्लस रूट 3। मतलब अब ये सब तमाशा हटाकर यहाँ एक रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर लेंगे, कितने का, 1 प्लस रूट 3 का, जिसके अक्रॉस 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5, ये 0.5, ये 12 वोल्ट, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 प्लस रूट 3। और हमको चाहिए कि इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हुआ है, आई निकालना है। तो आई के लिए क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू क्या होगा, V मतलब 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं 1.732 प्लस हाफ मतलब 0.5, और इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने पर आपको वो करंट मिल जाएगा 3.713 एम्पियर। तो ये सवाल समझ में आया होगा आपको। मैं एक बार और जल्दी से इसको बता देता हूँ। ये एक इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क है जिसमें कई सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया है टिल इन्फिनिटी। तो सबसे पहला काम तो यही करते हैं, हम इसमें ढूंढते हैं यूनिट सेल कौन सा है। तो आप देख रहे हैं उस टेक्नीशियन ने इस तरह के यूनिट सेल कई सारे बना रखे होंगे 1 1 1, और फिर उनको कनेक्ट करता हुआ चला गया है। फिर मैंने मान लिया कि इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। तो यदि इसमें से इतना हिस्सा अलग रख लिया जाए तो भी इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि बहुत सारे हैं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं। तो आर इक्विवेलेंट के साथ वापस इसे कनेक्ट करने पर भी हमको इक्विवेलेंट इसका क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट। थोड़ा सा लॉजिक है। फिर इसको सॉल्व किया हमने, ये दोनों है पैरेलल में, प्रोडक्ट अपॉन सम, फिर ये दोनों आएंगे सीरीज में तो +2 इक्विवेलेंट आया आर इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक मिलेगी, फिर आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल गया, और इस आर इक्विवेलेंट को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे 12 वोल्ट ईएमएफ, 0.5 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो करंट हो जाएगा नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस।
इसको सॉल्व करने पर ये होगा करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो आंसर है 3.713 एम्पियर। तो अभी अगला क्वेश्चन 3.22 पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर with a cell of 2 volt and internal resistance 0.4 ohm maintaining a potential drop across the resistor wire AB। यह है वो पोटेंशियोमीटर वायर और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए ये लगा रखा है प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी, जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। और ये ऊपर वाला पार्ट ये कहलाता है पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट। मैं आपको याद दिलाता हूं, इस प्राइमरी सर्किट में करंट कितना होगा ये हमको पता करना है सबसे पहले। तो इस वायर का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि वो है आर, पोटेंशियोमीटर वायर का। उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो, उसकी लेंथ है एल। ये इस वायर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें करंट कितना होगा? करंट इन द वायर होगा ईएमएफ, ये जो बाहर से लगाया है इसको मैं लिख देता हूं ईपी। ये जो अप्लाई किया है ईएमएफ वो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का और इस वायर का रेजिस्टेंस, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये करंट इसमें फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी और इसका रेजिस्टेंस खुद का है आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा? इसमें बहने वाला करंट इनटू रेजिस्टेंस, और इसकी लेंथ यदि एल है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वी बाई एल, मतलब आई आर बाय एल। ये थोड़ी सी थ्योरी उसकी हमने रिवाइज कर ली। तो ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल का ड्रॉप आता है। तो ये तो है वो प्राइमरी सर्किट। आगे बोल रहे हैं स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट, इसकी बात हो रही है। ये वो स्टैंडर्ड सेल फॉर वेरी मॉडरेट करंट्स अप टू अ फ्यू मिली एम्पियर गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। तो ये वो सेल ईएमएफ इसका कितना है? 1.02 वोल्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिल रही है? 67.3 सेंटीमीटर। ये बैलेंस लेंथ मिल रही है। फिर आगे बोल रहे हैं टू इंश्योर वेरी लो करंट्स ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल, इससे बहुत कम करंट ड्रॉ हो, मतलब जो इसमें से पास होगा गैल्वेनोमीटर में से। तो क्या बोल रहे हैं? टू इंश्योर वेरी लो currents drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm is put in series with it, which is shorted close to the balance point। ये तो एक कहानी हुई। आगे बोल रहे हैं the standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF E, एक unknown EMF लगाया इसको हटाकर, और बैलेंस पॉइंट फाउंड सिमिलरली turns out to be 82.3 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। ये कहानी खत्म। अब पूछ क्या रहे हैं ये देखते हैं। पार्ट ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? तो इसके करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिली है? 82.3 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है ये बैलेंसिंग लेंथ मिलती कैसे है? तो ये है वो जॉकी और पोटेंशियल ग्रेडियंट है के। तो इस जॉकी को चलाते हैं और जब इसमें डिफ्लेक्शन कितना होता है? 0, मतलब कोई करंट इसमें से नहीं फ्लो हो रहा होता, तब हमने इस सेल को बैलेंस किया अगेंस्ट दिस लेंथ। वो यदि L1 हो तो इसका ईएमएफ कितना आ जाता है? KL1, और E2 हो तो KL2। तो E1 बाय E2 कितना होगा? KL1 अपॉन KL2, यानी L1 अपॉन L2। और यहां पर हमको ये E फाइंड करना है, इसमें वैल्यूज डालना है। ये 1.02, ये E, ये 67.3 और ये है 82.3। बस इसको सॉल्व करना था। E बराबर हो जाएगा 82.3 अपॉन 67.3, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 1 है, इंटू 1.02, यानी अब जो आंसर आएगा 1.02 से तो ज़्यादा होगा। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे। आगे हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अभी इसका आंसर आने वाला है 1.247 वोल्ट। ये तो पहले पार्ट का आंसर हुआ। फिर बी में क्या बोल रहे हैं? व्हाट पर्पस
डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। ये जो इसके साथ जिसकी बात हुई थी अभी स्टैंडर्ड सेल, उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है 600 किलो ओम। तो इसका क्या पर्पस है? तो कभी भी रेजिस्टर का पर्पस क्या होता है? वो तो करंट फ्लो का ऑपोज करता है। तो इसके होने पर क्या होगा? करंट कम हो जाएगा जब भी हम इसको यूज में ले रहे होंगे। जैसे अभी ये स्विच कैसा दिख रहा है आपको? ओपन। इसको ओपन रखा हुआ है, मतलब इसके साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये जो नीचे वाला सर्किट दिखाई दे रहा है, जिसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी सर्किट, उसमें से बहने वाले करंट को ये कंट्रोल करेगा। करंट कैसे बहेगा? तो आपको मालूम है, इसका पॉजिटिव दोनों यहां कनेक्टेड होते हैं, और नेट ईएमएफ कितना होता है? के एल। इसको मान लेते हैं के एल है इसका ईएमएफ, और ये है ई और के एल। तो नेट ईएमएफ कितना होता है? ई माइनस के एल। बहुत डिटेल में आपको समझना हो तो इसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से उसमें ये सब बातें की हुई हैं, वो आप देख लेना तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये होता है नेट ईएमएफ, ई माइनस के एल। ठीक है, ई माइनस के एल। और जब तक के एल कम होता है, क्योंकि के एल डिपेंड करता है एल पर, जैसे जैसे जॉकी इधर मूव करेगी के एल बढ़ता जाएगा। इनिशियली जॉकी जब इधर कहीं होती है, मान लो यहां है, तब ये के एल होगा कम, ये होगा ज्यादा। तो करंट किस तरह बहेगा? इस तरह बहेगा करंट, इसमें से होकर थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो ये उस करंट को कंट्रोल करेगा। ये के एल क्योंकि कम है तो नेट ईएमएफ ज्यादा है, ज्यादा करंट सेकेंडरी सर्किट में से बहेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए 600 किलो ओम लगा रखा है। अब जैसे जैसे जॉकी आगे बढ़ाएंगे तो नेट ईएमएफ के एल के बढ़ने पर कम होता जाएगा, और बैलेंस पॉइंट पर तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो करंट को कंट्रोल करना क्यों है? करंट को इसलिए कंट्रोल करना है कि ये गैल्वेनोमीटर ही नहीं तो डैमेज हो जाएगा। तो ये डैमेज ना हो, इसमें से कंट्रोल्ड वे में करंट फ्लो हो, इसके लिए ये लगा रखा है। और इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब ये जॉकी उस बैलेंस पॉइंट से बहुत दूर हो, इस तरफ कहीं हो, लेफ्ट साइड में, तब नेट ईएमएफ होता है नॉन जीरो, ज्यादा होता है, ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो उसे कंट्रोल करने के लिए इसे लगाया है। फिर इसकी जरूरत कब नहीं रहेगी? जब बैलेंस पॉइंट आ जाएगा। बैलेंस पॉइंट आने पर तो इस सेकेंडरी में से कोई करंट ही नहीं बहता है। करंट नहीं बहता है तो उस समय इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसा शॉर्ट कर देंगे, तब ये बाईपास हो जाएगा। इधर से करंट ऐसे आएगा और इधर से चला जाएगा, मतलब इसका काम खत्म हो जाता है बैलेंस पॉइंट के आसपास। तो व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव? तो इसका जवाब आपको मिल गया। सी में क्या बोलना है? इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? तो बैलेंस पॉइंट को कोई लेना देना ही नहीं है इससे, ये हो या ना हो। बैलेंस पॉइंट का लेना देना तो इन दोनों से, के और एल से, और के का लेना देना इससे है, ये जो हमने प्राइमरी सेल लगा रखा है। डी में बोल रहे हैं व्हाट वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर had an EMF of 1 volt instead of 2 volt। ये जो सेल है, ड्राइवर सेल, प्राइमरी सेल, उसका EMF 2 की जगह यदि 1 वोल्ट कर दिया जाए, तो ये क्या मेथड वर्क करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ये इससे ज्यादा हो जाएगा। सक्सेसफुली वो मेथड हो, इसके लिए जरूरी यह है कि ड्राइवर सेल का EMF इस एक्सपेरिमेंटल सेल से ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहां हो रहा था 1.02, ये था 2 वोल्ट, ज्यादा था। पर यदि ये 1 वोल्ट हो जाएगा तो ये मेथड ही फेल हो जाएगी। ई में बोल रहे हैं वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ, से द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू millivolt, such as the typical EMF of a thermocouple? If not, how will you modify the circuit? अब बहुत छोटा यदि EMF आप बैलेंस कर रहे हैं अगेंस्ट द पोटेंशियोमीटर वायर, तो बैलेंस पॉइंट तो बहुत पास आएगा, बहुत पास में आएगा, क्योंकि यह है मिली वोल्ट में, क्योंकि KL और E बैलेंस होते हैं। E ये एक्सपेरिमेंटल सेल का EMF है और वो है KL, और ये यदि बहुत कम है, अब वो E तो कम है ही, और उस वजह से ये L बहुत कम मिल रहा है हमें। अब L को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ताकि वो बैलेंस पॉइंट A से दूर मिले, तो L को बढ़ाने के लिए हम इस K को कम कर सकते हैं।
और के को यदि कम करना है, के को कम करने का ये तरीका है कि उस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को बढ़ा दिया जाए, यानी इसके साथ सीरीज में हम एक वायर और जोड़ देंगे, इस वायर को और लंबा बना देंगे, एल बढ़ जाएगा, के कम हो जाएगा, के कम होने से बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी, तो इजीली वो मेजर हो पाएगी। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.23, फिगर बिलो शोज a potentiometer circuit for comparison of two resistances. The balance point with a standard resistor R equals to 10 ohm is found to be 58.3 centimeter, while that with the unknown resistance X is found 68.5 centimeter. Determine the value of X. What might you do if you failed to find a balance point with the given cell of EMF E? तो ये है वो ड्राइविंग सेल E, और यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है कुछ इस वायर के अलोंग। जब इस R को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब ये की यदि K1 है और ये की K2 है, और जब K1 को क्लोज कर देंगे तब R होगा यूज में, और फिर बैलेंस किया इसको, ये है मान लो बैलेंस पॉइंट, और लेंथ मिल रही है यदि L1, तो इस E की वैल्यू कितनी होगी, ये जो E लगा हुआ है स्टैंडर्ड सेल एक नीचे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो E इज इक्वल टू होगा के पोटेंशियल ग्रेडियंट इस वायर का और वो लेंथ L1, और ये E प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा, E के बराबर ही होगा इस R के अक्रॉस भी, क्योंकि इसमें से तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहां भी अपीयर होगा और AJ पर भी अपीयर होगा, तो ये प्रोपोर्शनल है R के। और दूसरी बार जब K2 को क्लोज किया, K1 ओपन कर दिया, तब X यूज में होगा और बैलेंसिंग लेंथ आई L2, और ये प्रोपोर्शनल होगी किससे, X से। तो हमको फाइंड करना है X, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन लगाए हुए हैं मैंने, X अपॉन R, तो X अपॉन R क्या होगा, X अपॉन R ये होगा L2 अपॉन L1 के बराबर, तो X कितना आ जाएगा, R टाइम्स L2 अपॉन L1। अब R कितना है, R तो गिवन था हमको 10 ओम, और अननोन जो रेजिस्टेंस है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है 68.5 सेंटीमीटर, और 10 ओम के करस्पॉन्डिंग वो मिली है 58.3 सेंटीमीटर। तो बस इसको आपको डिवाइड कर देना, या आंसर आएगा ओम में, तो आपका आंसर आना चाहिए इसको सॉल्व करने पर 11.75 ओम के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। फिगर बिलो शोज a 2 volt potentiometer used for the determination of internal resistance of 1.5 volt cell. ये वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज 76.3 सेंटीमीटर। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, यहाँ पर एक की लगी होती है, आपको पता है, और जब ये की होती है ओपन, ये की ओपन होती है जब, तब यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा इनफाइनाइट। और जब इस सेल को बैलेंस करते हैं तब इस सेल का कैलकुलेट होकर आता है E, तो E इज इक्वल टू KL1 यदि बैलेंसिंग लेंथ मिली L1। और फिर क्या करते हैं, फिर इस की को करते हैं क्लोज। वो आगे लिखा हुआ है, व्हेन अ रेजिस्टर ऑफ 9.5 ओम इज यूज्ड in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter length of potentiometer wire. Determine the internal resistance of the cell. तो अब जब इस की को कर देंगे हम क्लोज, जब की होगी क्लोज्ड, तब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा R, और जब बैलेंस करेंगे इस सेल को इसके अगेंस्ट पोटेंशियोमीटर वायर के, तब कैलकुलेट होकर आता है V, और यदि बैलेंसिंग लेंथ है L2 तो V बराबर होगा KL2। फिर आपने डिस्चार्जिंग सेल जब पढ़ा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक आया था, स्मॉल r बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इंटू E बाय V माइनस 1। उस फॉर्मूले को यहाँ यूज करना है। अब R की वैल्यू कितनी है, R ये बताया हुआ है यहाँ 9.5 ओम, ये दिया हुआ है R का वैल्यू 9.5 ओम, और जब यहाँ वैल्यू डालेंगे E और V का तो K कैंसिल आउट,
क्या आएगा L1 अपॉन L2। L1 कौन सी लेंथ है, ये दे रखी है। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज 76.3 और जब रेजिस्टेंस ये लगा हुआ होता है तब 64.8 सेंटीमीटर। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस ओम में मिल जाएगा। उसका भी आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये आंसर है 1.68 ओम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इसको आपको सॉल्व कर देना है। 1.68 ओम इज द आंसर।